बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद तो चली गई, अजाब हमारे सर पर नाजिल कर गई है। ऊपर से नवाबजादों का बाप यूं बेफिक्र होकर काम पर चला जाता है जैसे मुझे नौकर रखा हुआ है अपने बच्चों का। सुरैया चाची ने मेरे आगे खाने की प्लेट रखते हुए एक जोरदार थप्पड़ भी लगा दिया था। जब से अम्मा हमें छोड़कर गई थी, हम सुरैया चाची के रहम करम पर आ गए थे और वो ऐसा ही रवैया हमारे साथ रखती थी। मेरे बड़े भाई उमर से तो वो यूं भारी भरकम सामान बाजार से उठवा कर लाती थी जैसे भाई उनका नौकर हो, और मेरी बहन सुमेरा को इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने नौकरानी बना डाला था। सारे घर का काम वो सुमेरा से करवाती थी और फिर मेरे अब्बा और चाचा की मौजूदगी में यूं लाड करती थी जैसे हम उनकी आंख का तारा हों। दुनिया के सामने नरमी से बात करने वाली हमारे साथ किस कदर भयानक लहजा इस्तेमाल करती थी हम बता नहीं सकते थे, और बताते भी किसको। माँ हमें छोड़कर अपनी जिंदगी जीने निकल पड़ी थी और हमारा बाप वो बीवी की बेवफाई के गम में घुलता ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिशों में लगा हुआ था। अपनी साबिका बीवी को कुछ करके दिखाने के चक्कर में वो हमें भूलते जा रहे थे। कभी इतवार होता तो चंद पल हमारे पास बैठ जाते और चंद पल हमारी जिंदगी के जैसे बहुत खूबसूरत पल होते थे। अब्बा हम तीनों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो हमें वक्त नहीं देते थे और इसी वजह से चाची को मौका मिल जाता था और वो अपना दिल ठंडा करती रहती थी। चाची की हमारी माँ से जाती दुश्मनी भी थी, इसीलिए हमें उन्हें माँ का चेहरा नजर आता था और फिर उनसे जो बन पड़ता वो कर गुजरती थी। हमें बच्चा समझकर भी कोई रियायत नहीं मिलती थी। मैं 2 साल का, उमर भाई 7 साल के और सुमेरा 6 साल की थी जब अम्मी हमें छोड़कर गई थी। माँ की मोहब्बत क्या होती है मैंने तो दूर, उमर भाई और सुमेरा ने भी नहीं देखी थी। माँ की जिंदगी अच्छे पहनने, खाने पीने और घूमने फिरने पर खत्म होती थी। ऊपर से बला की खूबसूरत भी थी तो किसी को मुंह नहीं लगाती थी। मेरे अब्बा से मोहब्बत हुई तो उन्हें लगा कि मोहब्बत ही सब कुछ होती है, मगर जब शादी करके कम में गुजारा करना पड़ा और दिल के अरमान पूरे ना हुए तो मोहब्बत से उकता गई थी वो। ऊपर से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बा की तनख्वाह बहुत महदूद थी तो मजबूरन चाचा चाची के साथ ही रहना पड़ रहा था। आए दिन घर में माँ और चाची की जंग छिड़ी रहती थी। चाची मेरे अब्बा की चचाजाद थी और बचपन में मंगनी हुई थी। लड़कों के तो दिल बदल जाते हैं, लेकिन मशरिक की लड़की बचपन की मंगनी पर भी दिल को धड़कने देती है और चाची ने भी धड़कने दिया, लेकिन वो बेपनाह खूबसूरत और जदीद दुनिया के मुताबिक फैशन सेंस नहीं रखती थी। तो अब्बा ने जवानी में उन्हें रिजेक्ट करके मेरी अम्मा से शादी कर ली जो बेहद हसीन थी। अब्बा ने मंगनी तोड़ी तो चाची की शादी हमारे चाचा से हो गई और तब से ही चाची के दिल में आग जल रही थी। बजाय तो उन्हें कोई देखकर नहीं कह सकता था कि वो इस कदर चालबाज होंगी, लेकिन वो बहुत तेज औरत थी। अपना मकाम बनाए रखना और अगले का तख्ता उलट देना उन्हें खूब आता था। शादी के 8 बरस बाद भी जब अब्बा इतनी कोई खास माली तरक्की ना कर सके तो अम्मा बेजार हो गई और अपने किसी पुराने यूनिवर्सिटी फेलो से अफेयर चलाकर अब्बा से तलाक लेकर हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने पर अब्बा बहुत टूट गए और टूटा हुआ इंसान जल्दी कामयाब हो जाता है। हमें चाची के सहारे छोड़कर अब्बा अपने काम में लग गए। चाची को अपनी खुन्नस निकालने का मौका मिल गया था और यूं हम उनके नौकर बनकर रह गए थे। वक्त गुजरता गया और हम बड़े होते गए। जब माँ बाप का साथ ना हो तो बच्चों में अजीब सी तब्दीलियां आ जाती हैं, जो हम में आ गई थी। उमर भाई बहुत झगड़ालू हो गए थे और आए दिन किसी न किसी के साथ उनकी मारपीट चलती रहती थी। चाची से भी अच्छी खासी बदतमीजी कर जाते थे, जिस पर कई बार अब्बू से डांट खाते, बल्कि अच्छी खासी मार भी खा चुके थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने चाची के बेटे सयाम को बहुत बुरी तरह से पीट डाला तो अब्बा ने उमर भाई को बोर्डिंग में डाल दिया था। वो हमसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने उन्हें जबरदस्ती दूर भेज दिया। उमर भाई चले गए तो जैसे हम अकेले ही पड़ गए थे। सुमेरा स्कूल जाती तो बहुत लेट वापस आती थी, जिस पर चाची से अच्छी खासी सुनती भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बगावत करनी शुरू कर दी थी। चाची कुछ करने का कहती तो वो इनकार कर देती और फिर खुद ही ऐसा हंगामा खड़ा करती कि चाची खुद भी भौंचका के रह जाती। जितनी बड़ी ड्रामा चाची थी, सुमेरा उनसे 4 हाथ आगे हो गई थी। चाची से कुछ सीखा हो या ना हो, बात का पतंगड़ बनाना वो सीख ही चुकी थी। सुमेरा के ड्रामों का नतीजा ये निकला कि चाची का असल चेहरा चाचा और अब्बा के सामने आ गया। अब्बा को यह भी मालूम हो ही गया कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, सो उन्होंने घर में अपना हिस्सा मांग लिया। चाचा तनख्वाहदार आदमी थे, ऊपर से घर भी फरोख्त हो जाता तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन अब्बा ने कोई रियायत नहीं दी। बल्कि मुझे लगा था कि अब्बा ने जिंदगी में पहली बार इतनी संजीदगी से हमारे बारे में सोचा है। अब्बा का कारोबार अच्छा चल रहा था और हम अपना अलग घर अफोर्ड कर सकते थे, सो दादा का घर फरोख्त हो गया और हम अपना अपना हिस्सा लेकर हम अलग हो गए। हमारा नया घर बहुत बड़ा था,
इतना बड़ा कि मुझे सुमेरा से मिलने के लिए 3-4 दिन गुजर जाते थे। इतवार वाले दिन ही हम एक मेज पर बैठकर खाना खा पाते थे। लेकिन जिंदगी का फिर भी मजा नहीं था। उमर भाई भी वापस आ चुके थे, लेकिन वापस आकर वो बहुत बदल गए थे। पहले जैसा प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, अब बस अपनी मौज में रहते। मुख्तसर इतना कि सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे और मेरे लिए किसी के पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं था। मैं घर की तन्हाई से घबरा कर स्कूल की छुट्टी के बाद भी कितनी ही देर स्कूल के गार्डन में बैठकर गुजार देता था। चाचा की बेटी मुनीजा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। बड़ों की इतनी चपकलिश के बावजूद भी हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और जैसे मेरी तन्हाई दूर हो गई थी। जब हम एक साथ रहते थे तो इतना लड़ते झगड़ते थे, मगर जब दूर हुए तो अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरे साथ बहुत सारी बातें करती थी, मेरे साथ खेलती और अपना लंच शेयर करती थी। मैं घर से लंच नहीं लाता था क्योंकि मुलाजमा बनाकर ही नहीं देती थी। अब्बा ने घर में दिलचस्पी छोड़ दी तो मुलाजिमों ने भी वही रवैया अपना लिया जो कभी चाची का था। लेकिन शायद चाची को अपनी गलती का एहसास होने लग गया था, इसीलिए वो मुनीजा के हाथ मेरे लिए भी टिफिन भिजवा देती थी। मैं अक्सर ही मुनीजा के साथ चाची के घर भी जाने लगा था। चाची लोग किराए के एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन फिर भी मुझे उनकी जिंदगी पर रश्क आया था। मुनीजा बहुत खुशकिस्मत थी जो उसकी माँ उसके साथ थी। माएँ जितना ख्याल रखती हैं कोई और कहाँ रख सकता है। चाची मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी और मेरा यूं ध्यान रखती जैसे पहले कभी नहीं रखा था। वाकई दूरियों ने रिश्तों में मोहब्बत बढ़ा दी थी। चाची के साथ मैं बहुत अटैच हो गया था और मुझे लगता था कि चाची बहुत मुखलिस है मेरे लिए। लेकिन जाने वो अपना कौन सा उल्लू सीधा करती रहती थी। मुझे मेरे बाप और बहन भाई के खिलाफ कुछ न कुछ कहती रहती थी। मेरे दिल में भी खन्नास भरता चला गया था। मैं चाची को मजलूम और अपने बाप को जालिम समझने लगा था। वक्त गुजरता गया और मैं अपनों से मुतनफ्फिर होता चला गया था। मैं एफएससी में था जब उमर भाई की शादी हो गई। उन्हें कोई अपनी क्लास फेलो ही पसंद आ गई थी और उन्होंने अब्बा को बता दिया। अब्बा बड़े कूल किस्म के आदमी थे, सो फौरन मान गए और बिना कोई रुकावट उमर भाई की शादी हो गई थी। उमर भाई की शादी हुई तो घर का माहौल एकदम बदल गया था, क्योंकि उमर भाई जहेज में एक अदद सास और साली भी लेकर आए थे जो घर को सर पर उठाए रखती थी। छोटे से घर से उठकर बंगले में आने पर तो जैसे उनके पैरों को पड़ लग गए थे। हर चीज को दिन में 10,000 बार छूकर तस्वीरें बनाकर वो सोशल मीडिया पर शो ऑफ करती रहती थी और मैं शदीद झुंझलाया सा रहने लगा। मुझे तन्हाई और सुनसान पड़ा घर ज्यादा अच्छा लगता था और मैं तन्हाई का आदी हो चुका था। लेकिन उमर भाई की शादी से तन्हाई और प्राइवेसी दोनों का सत्यानाश हो गया था। मैं उकताकर कुछ कह देता तो उमर भाई मुझ पर चढ़ दौड़ते थे। अपनी बीवी और ससुराल के खिलाफ तो एक लफ्ज वो सुनने को तैयार ना होते थे। उल्टा अब्बा भी मुझे ही समझाते कि मैं कुछ ना बोला करूं। अपना ही घर एकदम से पराया लगने लगा था मुझे। इस सारे घुटनज़्यादा माहौल से घबराकर भागने का और सुकून पाने का मेरे पास एक ही ठिकाना था और वो चाची का घर था। मुझे मेरे अपनों ने खुद से इतना दूर रखा कि मैं समझ ही ना पाया कि कौन अपना है और कौन अपनेपन का दिखावा करके सिर्फ लूट रहा है। अपने घर से तंग आकर मैं ज्यादातर वक्त चाची के घर में गुजारने लगा था। अब्बा ने मेरा बैंक अकाउंट खुलवा रखा था जिसमें वो हर महीने अच्छी खासी रकम डालते थे और कभी पलटकर नहीं पूछते थे कि मैंने उस रकम का क्या किया। चाची को जब पता चला कि मेरे पास इतने पैसे होते हैं तो किसी न किसी बहाने से उन्होंने मुझसे पैसे निकलवाने शुरू कर दिए थे। चाची के घर के किराए से लेकर मुनीजा की फीस तक मेरी पॉकेट मनी से जाती थी और अक्सर ही चाची मुझसे उधार के नाम पर भी रकम बटोर लेती थी और मैं समझता रहा कि चाची मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और मैं पागल बना इस्तेमाल हो रहा था। रफ्ता रफ्ता करके घर का माहौल कुछ बेहतर हुआ था कि एक दिन फिर से जैसे तेज आंधी आ गई और घर का सुकून बर्बाद कर गई थी। हमारे उस बड़े से घर में कुछ ऐसा हुआ कि दरो दीवार लरस कर रह गई थी और अब्बा तो जैसे ठह गए थे। अपने कदमों पर खड़े रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था और उमर भाई का तुम्हारे गुस्से के बुरा हाल था। भाभी उन्हें ना रोकती तो वो जान लेने से भी गुरेज न करते। एक मैं था जो चुपचाप ही तमाशा देख रहा था और जानता था कि ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी या बहुत बड़ा ड्रामा था जिसकी अजियत सिर्फ और सिर्फ हमें भुगतनी थी। उमर भाई की बीवी बहुत बड़ी फिल्म थी। तो जितनी मासूम नजर आती थी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि जो उसकी नजरों में खटक जाता वो उसे खा जाने की सलाहियत रखती थी। और सुमेरा की किस्मत खराब थी जो उन दिनों उसने उनसे पंगा ले लिया जब उसे उमर भाई की फुल सपोर्ट हासिल थी। सुमेरा की भाभी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और एक दिन किसी बात पर दोनों के दरमियान इतना घमसान करन पड़ा कि बमुश्किल बीच बचा हुआ था। भाभी को उमर भाई की सपोर्ट हासिल थी और उमर भाई को अब्बा की, सो सुमेरा को मुकी खानी पड़ी थी। भाभी से झगड़ा करने पर अब्बा और उमर भाई
दोनों से सुमेरा ने डांट सुनी थी, लेकिन फिर भी भाभी के दिल को ठंडक नहीं मिली थी। वो उन रिवायती भाभीयों में से थी जो नंदों से झगड़ा करके उन्हें घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, और यही कोशिश भाभी ने की थी। उस दिन हम सभी घर पर अपने अपने कमरों में थे जब सुमेरा का क्लास फेलो घर पर उससे मिलने आ गया। मेहमानों को हर मुहज्जिब खानदान की तरह हमारे भी ड्राइंग रूम में ही बिठाने की रिवायत थी, लेकिन भाभी के दिमाग ने चाल चली और उन्होंने मिनटों में पत्ते सेट करके सुमेरा की जिंदगी खराब कर दी। उन्होंने सुमेरा के क्लास फेलो को उसके कमरे में ही भेज दिया और जाकर उमैर भाई को कह दिया, मैंने सुमेरा को सुबह किसी से फोन पर बात करते सुना था कि चुपके से बेडरूम में आ जाना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और अभी अभी मैंने एक लड़की को उसके कमरे में जाते देखा है। भाभी की बात हो और उमैर भाई यकीन न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सो वो एक झटके से उठे और गुस्से से लाल पीले होकर सुमेरा के कमरे में पहुंच गए, और वहां सच में लड़के को देखकर उनका पारा आसमान को जा पहुंचा था। उनकी गैरत जाग चुकी थी, जो मुतालबा कर रही थी कि बहन को मार दो या बहन के कमरे में पकड़े लड़के को, लेकिन भाभी ने बीच बचाव कर लिया। उन्होंने उमैर भाई को जेल भिजवाकर अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी थी। शोर शराबे से मैं और अब्बा भी कमरों से निकल आए थे, और साथ ही सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो अब्बा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो सोफे पर ढह गए थे। उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि सुमेरा को देखते, जिसने उनकी इज्जत खराब कर दी थी। सुमेरा रोते हुए अपनी बात कहना चाह रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी थी, बल्कि अब्बा ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे सुनकर सुमेरा के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी और सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने भी बौखलाकर अब्बा की तरफ देखा। अब्बा आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, और किसी तीसरे चौथे के कहने पर आप अपनी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। ये सब भाभी की चाल है। सुमेरा ऐसी नहीं है अब्बा। मैं किसी सूरत भी सुमेरा के मुकाबले में किसी और की बात का यकीन नहीं कर सकता था, और अपनों के मुकाबले में कोई सच भी बोल रहा हो तो मैं कभी यकीन न करता। सुमेरा ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन मेरी वहां सुनने वाला था ही कौन। मैं सबसे छोटा था, इसीलिए मुझे कहाँ किसी काबिल समझा जाता था। सो मेरी बात को नजरअंदाज करके वही किया गया जो अब्बा ने कहा था। सुमेरा का वो बेचारा क्लास फेलो जो किसी काम से आया था और बुरा फंस गया था, उसके आगे कुआं था और पीछे खाई थी। वो अगर उस वक्त वहां से जाने की कोशिश करता तो उमैर भाई सचमुच उसे मार सकते थे। सो उसे भी अब सबकी बात माननी ही पड़ी थी, और यूं एक बेजोड़ सा जोड़ बनाकर उसी वक्त अब्बा ने सुमेरा का निकाह उसके क्लास फेलो रामस से कर दिया, और सुमेरा को घर से हमेशा के लिए चलता करके घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए थे। मुझे अब्बा पर बेहद गुस्सा आया था। उस दिन मुझे लगा कि मैं जल्द ये बदीर अब्बा से बहुत नफरत करने वाला हूँ। मुझे खुद से भी नफरत हुई थी कि मेरे सामने मेरी बहन के साथ इतना गलत हो गया था, और मैं देखता रह गया था। सुमेरा किरदार की कच्ची कभी भी नहीं हो सकती, इतना तो मुझे यकीन था। बिन माँ की जवान हुई बेटी किरदार को बहुत संभाल कर चलती है, और सुमेरा ने भी अपनी जिंदगी और अपना आप बहुत बचाकर गुजारा, मगर उसके बावजूद उसका दामन दागदार कर दिया था। जिस वक्त वो रोते हुए घर से निकली तो उसने नम आंखों से घर की तरफ और फिर नफरत भरी निगाहों से अब्बा, उमैर भाई और भाभी की तरफ देखकर ऐसी बद्दुआ दी थी कि चंद पल को वहां खड़ा हर शख्स कांप कर रह गया था। एक बाकिरदार लड़की के किरदार की धज्जियां उड़ाने पर मकाफात अमल तो झेलना ही पड़ता है। सुमेरा चली गई, लेकिन उसकी रोती हुई आवाज कितने ही दिन तक मेरे कानों में गूंजती रही थी। सुमेरा चली गई तो भाभी खुलकर पूरे घर में दंदनाने लगी थी। मैंने भी ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुमेरा के बाद अब घर में दिल ही नहीं लगता था। अब्बा ने भी बिजनेस उमैर भाई के हाथ करके खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। सुमेरा को उसके बाद हम में से किसी ने नहीं देखा था। मैंने रामिस का पता करने की कोशिश की, लेकिन वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था। वो और सुमेरा यूं गायब हो चुके थे जैसे थे ही नहीं। वक्त बहुत बेरहम होता है, ये तब भी गुजर ही जाता है जब इसके ठहर जाने की दुआ शिद्दत से की जाती है। हमारे अपने चले जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरता ही चला जाता है। सो सुमेरा के बाद भी वक्त गुजरता ही चला गया। उमैर भाई के बच्चे हो गए थे और घर पर भाभी का पूरा कंट्रोल हो चुका था। अब्बा या तो कमरा बंद रहते थे या ऑफिस में खुद को मसरूफ रखते थे। ग्रेजुएशन के दरमियान ही मेरी और मुनीजा की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी, और एक दूसरे से हजारों वादे और कस्में हमने कर ली थी। लेकिन हमें परेशानी भी थी कि आखिर किस तरह हमारी शादी होगी, क्योंकि अब्बा और चाचा चाची के दरमियान अभी तक सुलह नहीं हुई थी। मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई तो अब्बा ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने का कह दिया, और मैंने उनसे मुनीजा के लिए रिश्ता लेकर जाने का। उमैर भाई की बारी जिस कदर आसानी से वो मान गए थे, मेरी बारी तो आग बगोला ही हो गई और साफ इनकार कर दिया मुनीजा के लिए रिश्ता लेकर जाने से। उमैर भाई को पता चला तो वो भी आपे से बाहर हो गए थे। चाची की वजह से उन्हें अपना हॉस्टल जाना नहीं भूला था, और वो किसी सूरत चाची से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मैं फैसला कर चुका था, मुझे हर सूरत मुनीजा से शादी करनी थी, वरना दूसरा रास्ता मेरे पास
सिर्फ मर जाने का ही था। मुनीजा की इस कदर आदत हो गई थी मुझे कि उसके बगैर रहना किसी सूरत मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने अब्बा और उमर भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। यहां तक कि मैंने मौत की धमकी दे दी, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को कोई फर्क न पड़ा, तो मुझे उन्हें मरकर दिखाना पड़ा था। मैंने नींद की गोलियां खा ली, जिससे मैं बच तो गया, लेकिन अब्बा के दिल में डर बैठ गया था। सुमेरा के जाने का गम उनके दिल से नहीं जा रहा था, सो वो मुझे भी नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए डर गए और मेरी बात मान ली थी। बरसों बाद वो मेरे लिए चाचा से मिले और रिश्ते की बात की, तो चाचा बगैर कोई एतराज किए मान गए थे। मानते भी क्यों ना, उन सब के लिए तो मैं ATM कार्ड था और मेरा फायदा ही तो उठाना चाहते थे वो सब। यूं मेरी और मुनीजा की शादी तय हो गई थी। भाभी को तो हाथ पैर पड़ गए थे कि उनकी राजधानी में कोई और भी आ रही थी, जो उनसे दबने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत धूमधाम से मेरी और मुनीजा की शादी हो गई थी। मुनीजा से शादी हुई तो लगा कि सारी दुनिया मेरे कदमों तले है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान तस्वुर कर रहा था और बहुत खुश था, लेकिन भाभी से मेरी ये खुशी देखी न गई और उन्होंने वही किया जो दूसरों की खुशियां भंग करने के लिए वो हमेशा करती हैं। उनके और मुनीजा के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे और वो इतने बढ़ गए कि दोनों में शदीद झगड़े होने लगे थे। उमर भाई अपनी बीवी के लिए मैदान में कूद पड़ते और मुझे मुनीजा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी, सो हम दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते। अब्बा बहुत कोशिश करते कि हम दोनों के झगड़े ना हो, लेकिन ये मामूल बन गया था और आए दिन हमारे झगड़े होने लगे थे। मुनीजा उम्मीद से हुई थी, इन झगड़ों का असर उसकी सेहत पर होने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब बंटवारा होगा। मुझे अब मजीद उमर भाई और उनकी बीवी के साथ नहीं रहना था, सो मैंने घर और कारोबार से अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया। मेरा मुतालबा सुनकर उमर भाई आग बगुला हो गए थे। वो चाहते थे कि सारी जिंदगी मैं उनका गुलाम बनकर रहूं और सारा बिजनेस वो हड़प कर जाएं, जो किसी सूरत में नहीं होने दे सकता था। हम दोनों भाइयों की बहुत लड़ाई हुई, यहां तक कि हाथापाई भी हुई और नतीजा मेरे हक में निकला था। अब्बा ने हम दोनों को हिस्सा देकर अलग होने का कह दिया था। उमर भाई सारी दौलत खाने के चक्कर में अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी पागल बीवी के साथ अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता था, सो अपना हिस्सा मैंने अलग कर लिया। जिस घर में हम रहते थे वो फरोख्त हो गया और दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिल गया। बिजनेस के शेयर्स भी आधे आधे दोनों के नाम अब्बा ने कर दिए थे। मैंने एक अलग घर ले लिया और मुनीजा को लेकर वहां मुंतकिल हो गया। अभी मुझे शिफ्ट हुए महीना भर ही गुजरा था कि भाभी का फोन आ गया। जिस बाप की जायदाद से हिस्सा चाहिए था, जाते हुए उसे भी साथ लेकर जाना चाहिए था ना। मैं नहीं खिदमतें कर सकती तुम्हारे बाप की, आकर अपने बाप को लेकर जाओ। भाभी की फोन कॉल पर मैं भौंचका कर रह गया और भाई को कॉल की, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ भी हो जाए भाई कभी अब्बा को बोझ नहीं समझेंगे। लेकिन ये मेरी गलतफहमी निकली थी। मैंने भाई को फोन किया तो उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया था, तुम्हें शौक है ना अलग होने का, तो अब्बा को मैं अकेला क्यों संभालूं? फिर तुमने बंटवारा किया है तो बाप को भी अब तुम ही रखोगे। शाम को आकर ले जाना, वरना मैं खुद भिजवा दूंगा। बाप का वजूद भारी लगने लगा था भाई को। मुझे बहुत गुस्सा आया भाई पर और मैं उसी वक्त जाकर अब्बा को अपने घर ले आया था और अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में उनका सामान रखवा दिया। मगर मुनीजा के मिजाज एकदम बिगड़ गए थे। दबे दबे लफ्जों में उसने मुझे अब्बा को भेजने का कहा तो मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मेरे अंदर अब्बा के लिए इतनी मोहब्बत मौजूद थी कि मैं उन्हें दरबदर नहीं होने दे सकता था। मुनीजा मेरी बात समझी थी या नहीं, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि कम से कम उसके कह देने से मैं अपने बाप को घर से नहीं निकालूंगा। और जब उसने अपने रवैये के लिए मुझसे माफी मांगी तो मैं पिघल गया था। हमारा बच्चा हुआ तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी और एक बाप होने की खुशी क्या होती है मुझे तब समझ आई थी। मैंने अपने बच्चे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया था ताकि मेरा बच्चा मेरे जैसे कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो सके। मुनीजा के भाई की शादी हो गई तो वो चाचा चाची को भी घर ही ले आई थी। मैं एक बात शिद्दत से नोट करता था कि मुनीजा अपने माँ बाप की जिस तरह खिदमत करती है, मेरे अब्बा को उसका 1% भी नहीं देती। और ना ही मैंने मुनीजा पर अब्बा जी की खिदमत करने के लिए कोई दबाव डाला था, क्योंकि ये मेरा फर्ज था, उसका नहीं। मुझसे जितना हो जाता मैं अब्बा का ख्याल रखने की कोशिश करता था। मगर उन्हीं दिनों कुछ बहुत अजीब सा हुआ, कुछ ऐसा जिसे सुनकर हंसा जाए या रोया जाए समझ से बाहर था। बल्कि कुछ ऐसा हुआ था जो पैरों तले से आसानी से जमीन निकाल देने की सलाहियत रखता था। तपती दोपहर में झुलसना क्या होता है और कयामत से पहले कयामत आना क्या होता है मुझे पता चला था। मुख्तसर से वक्त में यूं सब बदला था कि मैं सोच कर रह गया था। कोई अपना नजरों से गिर जाए तो दिल कटने की तकलीफ क्या होती है मेरे सिवा कोई और नहीं जानता था। ये उन दिनों की बात है जब चाचा चाची भी हमारे घर आ गए थे और अब्बा भी वहीं रहते थे। चाचा के रिटायरमेंट को अभी कुछ वक्त था और अब्बा हफ्ते में 2-4 दिन ऑफिस जाते थे ताकि सेहत अच्छी रहे और घर में बंद रहने से
जहनी सेहत मुतासिर ना हो। चाची घर पर मुनीजा के साथ ही होती थी। उस दिन भी अब्बा ऑफिस आए थे, लेकिन शाम असर के वक्त सरदर्द की वजह से घर चले गए। अभी उनको गए घंटा भर गुजरा था कि मुझे घर से मुनीजा की कॉल आई, और जो उसने कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं किस तरह घर पहुंचा था सिर्फ मैं ही जानता था। सारा रास्ता मैं अजीब सी कैफियत में रहा था और मुझे लग रहा था कि बस कयामत आ पहुंची है और आसमान टूटकर मेरे सर पर आ गिरा है। जमीन फट रही है और मैं उसमें धंसता चला जा रहा हूं। मैं बहुत बुरी हालत में घर पहुंचा था और वहां का मंजर देखकर मैं जैसे जमीन में दफन हो गया था। मारे शर्मिंदगी के मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे और सर झुक गया था। इतना शर्मिंदा और बेबस मैंने खुद को जिंदगी में कभी नहीं पाया था। बहुत शौक था ना तुम्हें अपने बाप को यहां लाने का। देख लिया तुमने अंदर से कैसा है तुम्हारा बाप। शादी करवाओ अपने बाप की। तन्हाई मार रही है उसे। मुनीजा जितनी नफरत से फुनकारी थी, मेरा सर मजीद झुक गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा ऐसी हरकत करेंगे। चाची के रोने की आवाज आई तो मैं चीख पड़ा था। आपको शर्म ना आई अब्बा ये सब करते हुए? मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। अब्बा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरी आवाज में उनकी आवाज दब गई। अब्बा की मैंने कोई बात नहीं सुनी थी और वो बेबसी से सर झुकाए रो देने को थे। चाचा भी खा जाने वाली नजरों से अब्बा को देख रहे थे। अब्बा वहां एक पल, एक मिनट भी नहीं रह सकते थे और ना ही मैं उनको मजीद वहां रख सकता था। इस उम्र में आकर उनको आशिकियां सूझ रही थी, तो कौन सी औलाद उन्हें रखना चाहेगी। उन्होंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए सामने से चाची को ऑफर दी थी और वो पुरानी मोहब्बत याद करवाई थी जो कभी चाची को उनसे थी। चाची ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया था और हंगामा खड़ा करना बनता भी था। मैंने अब्बा को उमैर भाई के घर भिजवा दिया। एक बार भी उनको नहीं सुना था कि शायद वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हों। मैंने सुमेरा की बारी अब्बा को कहा था कि जब तक खुद आंखों से नहीं देखा किसी और की बात का यकीन न करें। अपनी कही बात पर हरगिज़ अमल नहीं किया था। मैंने खुद ना कुछ देखा था ना सुना था। जो मुनीजा और चाची ने कहा और बताया मैंने यकीन कर लिया था। मैंने अपने अब्बा को घर से निकाल दिया, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, और आज इस मकाम पर थे हम कि हमारे अपने घर थे और उन घरों में ही अब्बा के लिए जगह नहीं थी। बल्कि वो घर और कारोबार कौन सा हमारा था, वो तो अब्बा ने बना कर दिया था हमें। लेकिन हमें अब अब्बा का वजूद ही नागवार गुजर रहा था। मैंने उमैर भाई को सारी बात बता दी और सख्ती से कहा कि अब अब्बा को वापस मेरे घर ना भेजे। वो भी अब्बा का कारनामा सुनकर हैरान और परेशान रह गए थे। मैं अब्बा की वजह से अपने ही घर में शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहने लगा था। अब्बा ने कई एक बार मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी कोई कॉल नहीं उठाई, बल्कि उन्हें ब्लॉक कर दिया था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था जब मुझे उमैर भाई की कॉल आई, तो मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और बाहर को भागा था। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में थे। जो कुछ भी हुआ था, लेकिन थे तो वो मेरे बाप। उनकी तकलीफ पर मैं तड़प कर अस्पताल पहुंचा था। बेताबी से बैठे मुंतजिर थे डॉक्टर के, और जब डॉक्टर ने अब्बा की खैरियत की इत्तला दी तो हम दोनों की सांस में सांस आई थी। अब्बा होश में आए तो उमैर भाई ने उन्हें अपने साथ लेकर जाने से इनकार कर दिया था। भाभी को अब्बा का वजूद अपने घर में पसंद नहीं था और ऊपर से अब्बा की हरकत की वजह से रही सही इज्जत भी खत्म हो चुकी थी। अब्बा को ले जाने को तैयार न थे। मेरे लाख कहने के बावजूद भी उमैर भाई अस्पताल से चले गए। अब मरता क्या ना करता कि मज़दाक मुझे अब्बा को अपने साथ ही ले जाना था, और मैं सोच सोच कर हलकान हो गया था कि क्या कहूंगा मुनीसा को। चाचा चाची भी वहीं थे और अब्बा को लेकर जाने का मतलब था मेरे घर के माहौल में अच्छी खासी खराबी। लेकिन फिर भी मैं अब्बा को अपने साथ घर ले गया और अब्बा को देखते ही मुनीसा का मुंह बन गया था। चाची ने नफरत से देखा और अपने कमरे में चली गई थी। मैंने अब्बा को उनके कमरे में लिटाया और बगैर कोई बात किए कमरे से निकल गया। वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। मेरी और मुनीसा की खासी झड़प हुई थी इस पर, लेकिन फिर मेरी तरह मजबूरी में वो भी अब्बा को रखने पर राजी हो ही गई थी। चाचा चाची ने एतराज किया था और वो नाराज हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया और एक अलग घर उन्हें लेकर दिया जो चाची के नाम पर था। मैं अब्बा की गलती का अजाला भी करना चाहता था और चाचा चाची को नाराज भी नहीं करना चाहता था। आज मुझे अफसोस होता है कि कैसा बेटा था मैं, जो अपनी बीवी के माँ बाप के नाराज हो जाने पर इतना परेशान हो रहा था और अपने सगे बाप को उसकी बीमारी में यूं छोड़ दिया था जैसे वो लावारिस है। अपनी बीवी के माँ बाप के लिए मैंने घर तक ले लिया था और अपने बाप का वजूद मुझे एक कमरे में भी बर्दाश्त नहीं था। सारी जिंदगी जो बाप पालता है, जाने क्यों बुढ़ापे में वही बाप बोझ लगने लगता है। हमारे अब्बा ने हम दोनों भाइयों को पाला था, लेकिन अब हम दोनों से मिलकर हमारा बाप नहीं पाला जा रहा था। लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और बदगुमानी एक छोटे से बीज को भड़काकर नफरत का दरख्त बना देती है।
मेरे साथ भी यही हुआ था। चाची ने मेरे अंदर अब्बा के लिए बहुत नफरत बो दी थी। अब्बा को मुझसे तवज्जो चाहिए थी जो मैं उन्हें नहीं दे रहा था, और जब मेरे यहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसमें मसरूफ हो गया था। अब्बा कैसे हैं या कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। मुलाजिम उनके लिए रखा हुआ था जो उनको खाना दवाई वगैरह दे दिया करता था। खुद मैं उनसे 3-4 महीनों से नहीं मिला था। मैं अपने बच्चों में मसरूफ था। जब एक दिन अचानक फिर से अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी। कमरे की घुटन ज़्यादा माहौल और डिप्रेशन की वजह से उन्हें अस्थमा हो गया था। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। मैंने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। सांस की बीमारी लाहक हुई तो अब्बा हर वक्त खांसने लगे थे। दिन रात वो बुरी तरह खांसते थे और खांसी का यह दौरा इतना शदीद होता कि आवाज़ हमारे कमरे तक आती थी। अब्बा की खांसी की वजह से मुनीज़ा बहुत डिस्टर्ब रहती थी और एक दिन तो तंग आकर वो फट पड़ी थी। तुम अपने बाप को कहो कि हर वक्त ना खांसा करें, पता भी है कितना असर होता है। हर वक्त उनका खीखी लगा रहता है जिससे मेरे बच्चे और घर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तुम उनका कुछ करो वरना मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मुनीसा की बात पर मैं घबरा गया था। वो सच में बच्चों को ले जाती तो मेरे पास क्या बचता था। मैंने मुनीसा को रिलैक्स किया। तुम परेशान ना हो यार, मैं कुछ सोचता हूँ बल्कि कुछ करता हूँ। मुझे भी एहसास है बच्चों का। मैं सोचने लगा था कि क्या करूँ, अब्बा को किधर लेकर जाऊँ, क्योंकि उनकी खांसी तो रुकने वाली थी नहीं और उनके लिए रखे हुए मुलाजिम ने भी काम छोड़ दिया था। अब्बा के खांसने से उसे भी मसला हो रहा था। अब अब्बा को खाना खिलाना मेरे जिम्मे आ गया था जो मैं बमुश्किल कर रहा था। मैंने उमैर भाई के घर के भी कई चक्कर लगाए और उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो अब्बा को अपने पास रख लें, लेकिन वो किसी सूरत राजी नहीं हुए थे। भाभी की अम्मी बीमार थी और खांसी के शोर में वो और बीमार हो सकती थी, इसीलिए भाई ने साफ साफ मना कर दिया था। अब्बू को सड़क पर तो छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने उन्हें घर की छत पर बने स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया था। वो स्टोर रूम काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था और बहुत गर्द भी हो गई थी वहाँ, जो मैंने साफ करवा कर अब्बा को वहाँ मुंतकिल कर दिया। दिन में एक बार खाना देने अब्बा को मैं जाता था और अब्बा मुझसे कहते, बेटा मेरे पास ज़रा देर के लिए तो बैठो, बहुत वक्त गुजर गया है, तुमसे बात की है, तुम्हें सुने, हम दोनों बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी। वो बूढ़े हो रहे थे, कपकपाते लहजे में मुझे कहते। मैं उनकी बात का कोई जवाब न देता था या कभी झिड़क दिया करता था। अब बात करने को कोई रही नहीं है। अपने बच्चे कुछ दिन यहाँ निकाल लें आराम से। जो कुछ आप कर चुके हैं उसके बाद कोई और औलाद होती तो आपको रखती भी ना। ये तो मेरा शुक्र माने कि मैं आपको अपने घर में रख रहा हूँ। खाना उनके आगे यूं फेंक कर जैसे वो कोई भिखारी हो मैं चला जाता था। चाची जब भी आती थी 8-8 आंसू बहाकर नए सिरे से वो कहानी मुझे सुनाती थी जब अब्बा ने उन्हें गुनाह की दावत दी थी, और मैं उनके आंसुओं पर पिघल कर अब्बा से और नफरत करने लगता था। अब्बा स्टोर में गए तो मानो मेरी जिंदगी में सुकून सा आ गया था। मुनीजा के मिजाज फिर से ठीक हो गए थे और मेरे बच्चों की किलकारियां घर में गूंजती, जिन्हें सुनकर मैं जी उठता था और अब्बा को भूल जाता था। एक नौकर रखा हुआ था जो सुबह अब्बा का हाथ मुंह धुलाकर नाश्ता करवा कर दवाई दे देता था। दिन को भी वही नौकर ही अब्बा को संभालता था और मैं सिर्फ रात का खाना देने अब्बा को जाता था। इस थोड़े से वक्त में ही अब्बा मुझे बहुत कुछ कहने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं खुद को कोई तोप चीज समझते हुए उनकी सुनता भी नहीं था। बेटा वो जो मुझ पर इल्जाम लगा है झूठा है बल्कि बेबुनियाद है। मैं किरदार का इतना हल्का होता तो पहले ही ये सब कर सकता था, अब क्यों करूंगा। इस उम्र में आकर वो झूठ बोल रही है। जरा देर को अब्बा की बात मानकर मैं उन्हें सुनने बैठ गया तो वो भी बोलना शुरू हो गए थे। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। क्यों? पहले आप पैसे कमाने की धुन में लगे हुए थे, पैसे कमा लिए तो याद आया कि तन्हाई मार रही है, इसीलिए इतना घटिया कदम उठाया आपने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप अभी तक जिंदा कैसे हैं। आपको तो कब का मर जाना चाहिए था अब्बा, आप मर क्यों नहीं जाते। मैं इस कदर कतियत से बोला था कि अब्बा मुझे देखते रह गए। ऐसे लहजे और लफ्जों की तवक्को वो मुझसे नहीं करते थे। उन्हें दर्द में ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गया, मगर उस सारी रात में सो नहीं पाया था। अब्बा की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी और मुझे शक में मुब्तला कर रही थी कि झूठ भी हो सकता है। जिस तरह सुमेरा पर इल्जाम लगा था, अब्बा को भी तो बुरा बनाने के लिए ये सब किया जा सकता था, पर पता नहीं क्यों फिर मुनीजा की मोहब्बत भारी पड़ जाती और मैं चाची को नजरअंदाज कर जाता। सुबह मैं ऑफिस चला गया तो वहां भी सारा दिन यही ख्यालात आते रहे। शाम को घर आया तो मुलाजिम से अब्बा की खैरियत पूछी। उसने बताया कि सब ठीक है, तो मैं खाना लेकर अब्बा के लिए छत पर आ गया। मैं आज उनसे खुलकर सारी बातें करना चाहता था। सुनने और कहने से ही मामला ठीक होते हैं और मैं अब्बा की सुनना चाहता था। मगर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे हाथ से ट्रे छूट कर नीचे गिर गया था और पैरों तले से जमीन निकल गई थी।
अब्बा का जिस्म अकड़ चुका था और वो एकदम ठंडे पड़ चुके थे। उनका इनहेलर नीचे गिरा हुआ था, जिसे उठाने के लिए वो झुके थे, और वैसे ही तड़पते तड़पते उनकी जान चली गई थी। अब्बा के अकड़े हुए जिस्म को देखकर लग रहा था कि उनको इंतकाल किए हुए बहुत वक्त गुजर गया है। और मुलाजिम मुझसे कह रहा था कि उसने दिन को खाना भी खिलाया है। जब मैंने ध्यान नहीं दिया अपने बाप की तरफ तो मुलाजिम क्यों देता? उसने भी अब्बा को फालतू चीज समझकर अहमियत न दी और अब्बा को देखने तक नहीं आया था आज, और अब्बा मर गए थे। अब्बा की मौत से वाकई मैं अंदर से बहुत गिल्टी था। कल उन्हें जिस तरह मैं कहकर गया था मर जाने का, तो वो बात मेरे दिल से नहीं जा रही थी। तदफीन के वक्त उमर भाई और भाभी भी आए। अब्बा की तदफीन का वक्त हुआ तो हम उन्हें कब्रिस्तान ले गए। कफन दफन के बाद उमर भाई वहीं से वापस अपने घर चले गए थे। उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि अपने छोटे भाई का गम ही बांट लेते। उन्हें अब्बा के जाने का गम था या नहीं, लेकिन मैं अंदर से मर रहा था। मैं काफी देर तक अब्बा की कब्र पर बैठा पछताता रहा था कि काश एक बार मैं अब्बा की बात सुन लेता, काश मैं उन्हें इतना बुरा भला न बोलता तो वो आज जिंदा होते। काफी देर बाद मैं उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो वहां आस पड़ोस के लोगों का जम गफीर देखा तो मुझे लगा कि अब्बा की ताजियत के लिए सबने आना शुरू कर दिया है। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो लोगों ने मुझे हमदर्दी भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। मेरा बाप मरा था, इसीलिए वो मुझे हमदर्दी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मेन गेट से अंदर गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था और आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने एक ऐसा मंजर था जिसे सोचकर ही दिल दहल जाते हैं, और मुझ पर तो बिजली बनकर गिरा था वो मंजर। मैं लड़खड़ाते कदमों से भागता हुआ वहां पहुंचा जहां मुनीजा बैठी ज़ारू कतार रो रही थी। उसकी हिचकी बंधी हुई थी और सामने ही खून से लथपथ दो वजूद पड़े थे, मेरा 5 साल का बेटा और मेरी 1 साल की बेटी का। उनका चेहरा लाल हो चुका था और जिस्म से जान निकली हुई थी। मैं पागलों की तरह अपने बेटे और बेटी को बाजुओं में भरकर उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं उठे थे। जब अब्बा का जनाजा हम लोग लेकर चले गए थे तो मेरा बेटा मेरी बेटी को उठाए छत पर चला आया था। वो बहुत छोटा था, उसे उठा नहीं सकता था, मगर फिर भी वो छत पर आ गया था अपने दादा को जाते हुए देखने के लिए, और वहीं खड़े उसका पांव फिसला और इतनी ऊपर से मेरा बेटा और बेटी दोनों धड़ाम से नीचे गिरे थे। वो दोनों चले गए थे। जिन बच्चों के आराम के ख्याल से मैंने और मुनीजा ने अब्बा को भिखारियों से भी बदतर ट्रीट किया और उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया, वही बच्चे हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने सर में खाक डाल लूं। मेरे बुरे रवैये की सजा मेरे बच्चों ने भुगत ली थी। बाप को दफनाते हुए मेरे अंदर फिर भी हिम्मत थी, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ों को दफनाकर मैं टूट गया था। यही हाल मुनीजा और चाची का भी था। अलबत्ता बाबा खुद को कंपोज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हम सब उस वक्त कारपेट पर बैठे अपने गम को बह जाने दे रहे थे जब चाची ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली। मेरे अंदर की आग मेरी बेटी की खुशियां खा गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए नफरत भरी और तुम्हारा ख्याल रखा। मुनीजा को तुमसे दोस्ती करने का कहा ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं और तुम्हारे बाप का पैसा ले सकूं। उसने मुझे ठुकराया था तो आग लगी हुई थी अंदर, जिसे मैंने कभी नहीं बुझाया, और वही आग अपनी बेटी में भी डाली। मुझे नफरत थी तुम्हारे बाप से, इसीलिए मैंने उस पर बहतान लगाकर उसे घर से निकलवा दिया। मैं अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के चक्कर में ये भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी ने भुगत ली। मैं मुनीजा को एहतराम करना सिखाती तो वो भी कभी इतना बदतर रवैया न रखती तुम्हारे बाप से। मुझे माफ कर दो। वो माफी मांग रही थी और मैं उन्हें देखे जा रहा था। जो उन्होंने किया था उसकी माफी नहीं बनती थी, और जो मैंने अपने सगे बाप के साथ किया था वो भी काबिले माफी नहीं था। मैं अपने ही बाप का खूनी बन गया था। मुझे खुद से वहशत होने लगी थी। मैं उठा और घर से निकलकर भागता चला गया। मैं खाली हाथ रह गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। जाने कितनी देर तक मैं भागता रहा, जब एक गाड़ी से टकराकर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो अस्पताल में था, लेकिन मैं जीने की ख्वाहिश छोड़ बैठा था। मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। मुझे पागलखाने भेज दिया गया, जहां दीवारों को तकता मैं अब्बा से एक बार मिलने की तमन्ना कर रहा था, जो मुमकिन नहीं थी। मैंने उनकी कदर नहीं की थी तो अब मुझे रोना था। मैंने अपने बाप को जलील किया तो मुझसे बाप होने का शर्फ ही छीन लिया गया था। यही मेरी सजा थी और मैं इसे भुगतना चाहता था। मैं जाने कितने दिनों तक दीवारों को तकता रहा, जब एक दिन मुझसे मिलने वो आई थी जिसे मां के बाद मां सा माना था मैंने। वो सुमेरा थी। वो वापस आ गई थी और मेरे गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी थी। मैं बस हवन नखों की तरह उसका चेहरा देखता, उसे अपने हाथ दिखाता रहा जहां मुझे खून लगा नजर आता था। सुमेरा और रामस एक साथ थे। हाथ साथी रिश्ता सुमेरा के लिए अच्छा निकला था
और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुमेरा दूसरे शहर में रहती थी, मुझे भी अपने शहर ले गई। वहां उसकी और रामस की बेकरी थी और दो प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्हें देखकर मैं चीख चीख कर रोया था। मेरे भी दो मासूम फूल थे, जिन्हें मैं गंवा बैठा था। सुमेरा मेरा इलाज करवाने लगी थी और धीरे धीरे मेरी ज़हनी हालत बेहतर होने लगी। तो मुझे पता चला कि पागलपन कितनी बड़ी नेमत होता है। मुझे सब याद आ गया तो जीना दूभर हो गया था। सुमेरा मेरी काउंसलिंग करती, मेरे अंदर जीने की वो उमंग पैदा कर रही थी जो मर चुकी थी। उन्हीं दिनों सुमेरा से सुना कि उमैर भाई का कारोबार बुरी तरह ठप हो गया है और उनकी बीवी ने तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली और बच्चे भी साथ ले गई। उमैर भाई भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। वो अब्बा और सुमेरा दोनों के मुजरिम थे, तो सजा उन्होंने भी पाई थी। अपना किया उन्होंने भी भुगता था। जिस बीवी की मोहब्बत में उन्होंने बाप और बहन को बेघर कर दिया, वो हालात बदलते ही उन्हें छोड़कर चलती बनी थी। सुमेरा अच्छी थी, उसने अच्छा हमसफर और अच्छी जिंदगी पाई और हम दोनों के दिल मैले हो चुके थे, तो हमें हमसफर भी मैले दिल के मिले और सब बर्बाद हो गया। अपने गुनाहों से हमने सब खो दिया, लेकिन ज्यादा नुकसान में उमैर भाई रहे थे। मुझे तो सुमेरा ने संभाल लिया था, लेकिन वो उमैर भाई को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। सुमेरा के बच्चों के साथ खेलता, मैं अपने मासूम बच्चों को याद करता, रोता रहता था। जिस तरह अब्बू मुझसे बात करने को तड़पते थे, वैसे ही मैं अब तड़प रहा था, और ये तड़पना अब सारी जिंदगी का था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।